इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है ना, वो महज कोई सुनी सुनाई भूतिया कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान और आधुनिक तकनीक के बीच का एक ऐसा डरावना चौराहा है जहां हमारे रोजमर्रा के तर्क लिटरली घुटने टेक देते हैं। सही कहा। आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो फैक्ट क्राइम आरजे नाम का एक मशहूर चैनल है। हाँ, जिसे योगी प्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली, जिसे योगी प्रस्तुत करते हैं। और हमारा आज का मिशन है योगी द्वारा बताई गई पुणे के एक लड़के अमित की उस रहस्यमयी घटना को परत दर परत खोलना और ये समझना कि कैसे हमारा मोबाइल फोन हमारे सबसे बड़े डर का कारण बन सकता है। बिल्कुल, वो चीज जो 24 घंटे हमारे साथ रहती है, सबसे आम चीज। हाँ, खैर, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये जो विषय है ना, ये बहुत ही दिलचस्प और प्रासंगिक है। अगर हम इस कहानी के मूल ढांचे को देखें तो ये पारंपरिक डरावनी कहानी से बिल्कुल अलग है। यहाँ डर पैदा करने के लिए आपको किसी पुरानी हवेली या घने जंगल की जरूरत नहीं है, किसी अनजान साये की भी नहीं। बिल्कुल, इस कहानी में डर का केंद्र एक आम इंसान का अपना बेडरूम और उसका स्मार्टफोन है, जो आज के समय में हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, बाहरी दुनिया से जुड़ने का हमारा सबसे भरोसेमंद जरिया है ये स्मार्टफोन। सही बात है। लेकिन जब यही सुरक्षा का साधन किसी ऐसी चीज से जुड़ जाए जिसे हम तार्किक रूप से समझ नहीं सकते, तो जो मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा होता है ना, वो किसी भी पारंपरिक कहानी से कहीं ज्यादा गहरा होता है। एग्जैक्टली, और यही बात इस कहानी को इतना प्रभावी बनाती है। तो चलिए सीधे उस रात के दृश्य पर चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू होता है। चलिए। तो कहानी की सेटिंग है पुणे शहर की। रात का गहरा अंधेरा है, सन्नाटा पसरा हुआ है और अमित अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा है। हाँ, समय है ठीक रात के 3:15। 3:15। इस सन्नाटे को चीरते हुए अचानक अमित का फोन बजने लगता है और नींद से भरी आंखों से जब वो स्क्रीन देखता है तो उस पर नाम फ्लैश होता है, रोहित कॉलिंग, जो कि अमित का एक करीबी दोस्त है। बिल्कुल। अब इतनी रात गए किसी दोस्त का कॉल आना ही अपने आप में खतरे की पहली घंटी बजने जैसा है। यहाँ पर कहानी को थोड़ा रोककर, इस समय मेरा मतलब है ये जो रात की 3:15 का समय है ना, इसके मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये कोई आम समय नहीं है। शुरुआत में सुनकर किसी को भी लग सकता है कि शायद ये कोई सामान्य घटना हो, लेकिन 3:15 का समय ही क्यों चुना गया? विज्ञान भी तो इस बारे में कुछ कहता है ना। बिल्कुल कहता है। विज्ञान के अनुसार रात के 3 बजे के आसपास का समय वो होता है जब इंसान अपनी नींद की सबसे गहरी अवस्था में होता है, जिसे हम रेम स्लीप कहते हैं। हाँ, रैपिड आई मूवमेंट। इस अवस्था में हमारा दिमाग पूरी तरह से आराम की स्थिति में होता है और भौतिक दुनिया से हमारा संपर्क लगभग कट चुका होता है। उस वक्त इंसान किसी की तरह के बाहरी झटके के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। एकदम सही। ऐसे गहरे आराम के समय में अचानक बजने वाला फोन या वो तेज रिंगटोन दिमाग में एक स्वाभाविक और तीव्र दहशत पैदा कर देती है, एक तरह का शॉक। हाँ, ये कोई आमतौर पर नींद से जागना नहीं होता, ये शरीर के लिए एक शॉक होता है। इस झटके से इंसान के शरीर का फाइट या फ्लाइट सिस्टम सक्रिय हो जाता है, यानी किसी भी खतरे को देखकर उससे लड़ने या भाग जाने की वृत्ति। एग्जैक्टली। शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन तेजी से बहने लगते हैं। तो जब अमित वो फोन उठाता है, वो पहले से ही एक अत्यधिक घबराहट और तनाव में होता है। और इसी घबराहट के बीच वो कॉल रिसीव करता है। वो पूछता है, हेलो रोहित, इतनी रात को क्यों कॉल किया? अब सुनने वालों को लग सकता है कि दूसरी तरफ से कोई आम सा जवाब आएगा, जैसे कि गाड़ी खराब हो गई है, या शायद नशे में कोई मजाक कर रहा हो। लेकिन जो जवाब आता है वो किसी भी सामान्य उम्मीद से परे है। कोई स्पष्ट आवाज नहीं आती, नहीं, सिर्फ भारी और टूटती हुई सांसों की आवाज सुनाई देती है। अगर हम इसे ध्वनि और डर के मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो सन्नाटा उतना डरावना नहीं होता जितनी कि एक ऐसी आवाज जो अधूरी हो। अधूरी आवाजें हमेशा ज्यादा परेशान करती हैं। हाँ, भारी सांसों की आवाज इंसान के मस्तिष्क को ये सीधा संकेत देती है कि सामने वाला व्यक्ति किसी बहुत भारी शारीरिक या मानसिक संकट में है। वो आदिम डर जाग जाता है। बिल्कुल, हम अदृश्य खतरों से खौफ खाते हैं। एक परिचित दोस्त की भारी सांसें सुनना ये बताता है कि नियंत्रण पूरी तरह से खो चुका है। और उन भारी सांसों के बीच से फिर एक धीमी, बहुत ही दर्दनाक और कांपती हुई आवाज आती है, जो सिर्फ 3 शब्द कहती है, अमित, मुझे बचा लो। ये सुनकर अमित का घबराना एकदम स्वाभाविक है। वो तुरंत चीख कर पूछता है, तू कहाँ है? लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब आए, फोन कट जाता है। अचानक फोन कट जाता है।
कोई स्पष्टीकरण नहीं, और जब अमित वापस उस नंबर पर कॉल करता है तो फोन सीधा स्विच ऑफ मिलता है। देखिए, यहाँ फैक्ट क्राइम आरजे की योगी ने कहानी में अधूरेपन के डर का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया है। हाँ, उनका नरेशन कमाल का है। ये जो स्थिति है ना, ये किसी भी इंसान को पूरी तरह से असहाय महसूस कराने के लिए काफी है। कोई अपना करीबी मदद मांग रहा है और फिर संपर्क टूट जाए। मानव मस्तिष्क हमेशा खाली जगहों को भरने के लिए प्रोग्राम किया गया होता है। जब अमित को नहीं पता कि उसका दोस्त कहाँ है, किस हाल में है, और फोन स्विच ऑफ क्यों है, तो उसका दिमाग सबसे बुरे परिदृश्यों की कल्पना करने लगता है। फोन का स्विच ऑफ हो जाना उस तनाव को चरम पर ले जाता है, क्योंकि अब वो कोई भी मदद करने में पूरी तरह से असमर्थ है। बिल्कुल। अब जरा उस रात के उन बाकी घंटों के बारे में सोचिए। 3:15 से लेकर सुबह के उजाले तक का वो समय, वो इंतजार सबसे भयानक रहा होगा, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन कहानी का जो असली रहस्य है, जो ट्विस्ट है, जहां से ये एक आम थ्रिलर से परे जाकर एक मनोवैज्ञानिक खौफ में बदल जाती है, वो अगली सुबह आता है। हाँ, सुबह की वो खबर। सुबह होते ही अमित को खबर मिलती है कि रोहित की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। और चौंकाने वाली बात ये है कि ये मौत आज सुबह या कल देर रात नहीं हुई। रोहित की मौत कल रात ठीक 10 बजे ही हो चुकी थी। ये सुनते ही किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमित के साथ भी यही हुआ। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो तर्क और यथार्थ का जो पूरा ढांचा है वो इस एक पल में ढह जाता है। बिल्कुल ढह जाता है। अगर हम तार्किक विश्लेषण करें तो शुरुआत में कई सिद्धांत दिमाग में आते हैं। क्या ये नेटवर्क की कोई देरी या ग्लिच था? हाँ, कई बार टेलीकॉम नेटवर्क्स में ऐसा होता है कि खराब सिग्नल की वजह से कोई कॉल या मैसेज घंटों बाद डिलीवर होता है। या फिर क्या ये कोई बहुत ही क्रूर भद्दा मजाक था जहां किसी ने रोहित के फोन का इस्तेमाल किया हो? ये सवाल बहुत वाजिब है। कोई भी तार्किक इंसान सबसे पहले यही सोचेगा, नेटवर्क की देरी या शायद किसी का प्रैंक। लेकिन कहानी के अगले तथ्य इन सभी तर्कों को सिरे से खारिज कर देते हैं। विज्ञान और तर्क कहता है कि मृत व्यक्ति फोन नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर रोहित की मौत रात 10 बजे एक हादसे में हो गई थी और उसका फोन भी उसी एक्सीडेंट में नष्ट हो गया था या पुलिस के पास था, तो 3:15 पर वो कॉल किसने की और वो भारी सांसें किसकी थी? यही वो विरोधाभास है, एक ऐसा पैराडॉक्स जो इंसानी समझ से पूरी तरह बाहर है। एक ऐसी स्थिति जहां दो तथ्य एक साथ मौजूद हैं, लेकिन वे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। रात 10 बजे की मौत और रात 3:15 की लाइव कॉल। ये पैराडॉक्स ही डर को जन्म देता है। जब इंसान के पास किसी घटना की व्याख्या करने के लिए कोई वैज्ञानिक या तार्किक ढांचा नहीं बचता, तो उसे उन चीजों पर विश्वास करना पड़ता है जिन्हें वो कभी मानना नहीं चाहता था। सही कहा। और यहाँ बात सिर्फ अमित के किसी वहम या बुरे सपने की नहीं है। अक्सर ऐसी कहानियों में लोग कह देते हैं कि शायद अमित नींद के खुमार में था, या ये दुख के कारण पैदा हुआ कोई हालुसिनेशन था, भ्रम था। हाँ। लेकिन जब अमित कांपते हाथों से अपना फोन चेक करता है तो उसे जो दिखता है वो किसी भी भ्रम से ज्यादा डरावना है, क्योंकि सबूत सामने था। उसके फोन के कॉल लॉग में वो जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज है। रोहित कॉलिंग 3:15 AM। वो कोई मिस्ड कॉल का अलर्ट नहीं था जो देर से आया हो। नहीं, वो एक रिसीव की गई कॉल थी जिसकी अवधि भी वहां दर्ज थी। यहाँ हम डिजिटल सबूतों की दुनिया में प्रवेश करते हैं, और यही वो पुख्ता सबूत है जो इस कहानी को एक नया आयाम देता है, जो इसे डरावना बनाता है। पुराने जमाने की लोक कथाओं और भूतों की कहानियों में हवेली के दरवाजे बजने या साये के दिखने की बात होती थी, जिन्हें खारिज करना आसान था क्योंकि इंसान की आंखें और याददाश्त ठोका दे सकती हैं। लेकिन हमारा आधुनिक समाज आज तकनीक पर अंधाधुंध भरोसा करता है। बिल्कुल करता है। हम मानते हैं कि इंसान भ्रमित हो सकता है, लेकिन एक मशीन का कॉल लॉग झूठ नहीं बोलता। वो तो फैक्ट्स पर चलता है। डिजिटल डेटा का इस तरह से एक असंभव और अलौकिक घटना का गवाह बन जाना इंसान की पूरी वैज्ञानिक सोच को चुनौती देता है। बहुत बड़ी चुनौती। और ये चुनौती सिर्फ एक कॉल लॉग तक सीमित नहीं रहती। हाँ, कहानी में एक और पहलू है। योगी अपनी प्रस्तुति में कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से का खुलासा करते हैं। बात सिर्फ एक एंट्री की नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग की भी है। अमित के फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर ऑन था। उस रात की वो कॉल, वो 3:15 की बातचीत आज भी उसके फोन में एक डिजिटल ऑडियो फाइल के रूप में सुरक्षित है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मदद मांगने वाली कांपती हुई आवाज, वे भारी और टूटती हुई सांसें, वे सब एक मशीन के अंदर कैद हैं। डिजिटल रिकॉर्डिंग की ये बात पूरी कहानी को खौफ के एक ऐसे स्तर पर ले जाती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एकदम नेक्स्ट लेवल हॉरर। हम यहाँ डिजिटल घोस्ट्स या कह लें डिजिटल दुनिया के भूतों की बात कर रहे हैं। एक आवाज जो हवा में गूंज कर गायब नहीं हुई, बल्कि जिसे 0 और 1 के डिजिटल कोड में हमेशा के लिए कैद कर लिया गया है।
आधुनिक समाज में जब हम किसी को खो देते हैं तो हम उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स या पुराने वॉइस नोट्स के जरिए शोक मनाते हैं। तकनीक ने मौत के बाद भी इंसानी अस्तित्व के कुछ हिस्सों को बचाकर रखना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ वो अस्तित्व किसी पुरानी याद के रूप में नहीं है। नहीं, यहाँ वो मौत के बाद की एक सक्रिय घटना के रूप में दर्ज है। एक मरे हुए इंसान की आवाज जो उसकी मौत के कई घंटों बाद उत्पन्न हुई और रिकॉर्ड की गई। और यही बात सबसे ज्यादा विचलित करने वाली है। जब श्रोता इस कहानी को सुनते हैं तो वे अनजाने में ही खुद को अमित की जगह रखकर देखने लगते हैं। क्योंकि हम सभी के पास स्मार्टफोन है, हम सभी के पास कॉल लॉग्स और रिकॉर्डिंग के फीचर्स हैं। वे विचार ही दिल दहलाने वाला है कि जो उपकरण हमारे इतने करीब हैं, वो भौतिक दुनिया के नियमों को तोड़कर कुछ ऐसा दर्ज कर सकता है जो विज्ञान की समझ से बाहर है। इसी डर को भुनाती है। वे बहुत अधिक फालतू की चीजें या जंप स्केयर नहीं डालते। उन्होंने बहुत ही सटीक और न्यूनतम जानकारी दी है। जैसे रात 3:15 का समय, 10 बजे का एक्सीडेंट और वो कॉल रिकॉर्डिंग। ये सचमुच कहानी कहने का एक बेहद प्रभावशाली तरीका है। कम जानकारी श्रोताओं को अपनी खुद की कल्पनाओं का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देती है। और जो चीजें स्पष्ट नहीं होती वे हमेशा ज्यादा डराती हैं। बिल्कुल। इस पूरी घटना में कोई मॉन्स्टर या राक्षस दिखाई नहीं देता। यहाँ मॉन्स्टर वो समय है जो मेल नहीं खाता। और डरावनी चीज वो तकनीक है जो असंभव को प्रमाणित कर रही है। अमित का जो मनोवैज्ञानिक आघात है वो सिर्फ एक दोस्त को खोने का नहीं है, बल्कि अपनी ही समझ और अपनी ही आंखों देखे डिजिटल सच्चाई पर विश्वास न कर पाने का है। मैं कहूंगी कि इस कहानी को हम आज के समय की एक अर्बन लेजेंड या शहरी किंवदंती कह सकते हैं, जो हमारे आज के डर को दिखाती है। इंसान उन चीजों से डरता था। आज की लोक कथाएं हमारे डिजिटल जीवन पर प्रहार करती हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे अपनों को खोने का अपार दुख, अचानक हुए एक हादसे का आघात और अनजान चीजों का डर, जब ये सब आधुनिक तकनीक के ठंडे और तर्कसंगत साक्ष्यों के साथ मिलते हैं तो एक ऐसा चक्रव्यूह बनाते हैं जिससे मानसिक रूप से बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अमित के लिए वो फोन अब सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा दरवाजा बन गया है जो एक ऐसी दुनिया में खुलता है जिससे हम नहीं जानते और नहीं समझना चाहते हैं। ऐसी कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि हम चाहे कितनी भी तकनीकी तरक्की कर लें, कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हमेशा हमारी समझ से बाहर रहेंगे। मैं सहमत हूँ। और इस पूरी घटना और इसके डिजिटल सबूतों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद अंत में इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी सवाल उठता है। वो क्या? अगर हम विज्ञान के ज्ञात नियमों से थोड़ा परे जाकर सोचें, क्या ऐसा संभव है कि हमारे डिजिटल सिग्नल्स, सेल्यूलर टावर्स और मोबाइल नेटवर्क्स हमारी भौतिक दुनिया के परे की ऊर्जा को पकड़ने में सक्षम हो? बाप रे, ये तो जरा सोचिए, जब किसी इंसान की मृत्यु बेहद अचानक, हिंसक और दर्दनाक होती है, तो क्या ये मुमकिन है कि उसके अस्तित्व की वो आखिरी पुकार, उस अंतिम ऊर्जा की गहरी और शक्तिशाली छाप अंतरिक्ष में गायब होने के बजाय किसी तरह सेल्यूलर नेटवर्क की तरंगों या हमारे स्मार्टफोन्स के डिजिटल कोड्स में हमेशा के लिए उलझकर कैद हो जाए? उफ, ये विचार ही अपने आप में कंपा देने वाला है। क्या हमारी अपनी बनाई गई तकनीक अनजाने में हमें उन आयामों से जोड़ रही है जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। बिल्कुल करता है। इसी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक दिलचस्प विषय है कि हमारी जेब में रखा ये छोटा सा उपकरण सिर्फ एक मशीन है या किसी अनजानी दुनिया का कोई द्वार। सही कहा। इस विचार पर गौर करें और अगली बार जब रात के गहरे सन्नाटे में फोन बजे तो स्क्रीन पर चमकने वाले नाम को जरा ध्यान से देखें। सुनने के लिए धन्यवाद।